नमस्कार मित्रों, साध्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मनोवैज्ञानिक संप्रदायों के अध्ययन अध्यापन की क्रियाएं से हम जुड़ रहे हैं। सबसे पहला जो वीडियो था वो एक एनसीएफ के अनुसार सीटेट के पाठ्यक्रम के सुझाव से संबंधित था। आप लोगों ने उसे समझा भी होगा। दूसरा जो वीडियो था मनोविज्ञान की ऐतिहासिक जानकारी से सूक्ष्म परिचय था। तीसरा जो वीडियो था मनोविज्ञान के शाब्दिक व्याख्या की क्रियाएं थी। अब क्रमागत रूप से अगला जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है विषय से संबंधित मनोविज्ञान की परीक्षा उपयोगी परिभाषा इम्पोर्टेंट है, और मैं सभी अध्ययन अध्यापन करने वाले जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं वह उन परिभाषाओं को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये भिन्न भिन्न स्रोतों से संग्रहित की गई हैं। इनमें जो तथ्यात्मक जो बात होंगी परीक्षा उपयोगी, मैं आपको यहाँ अपने अनुभव के आधार पर स्पष्ट करूँगा। और ये जो परिभाषा हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा को प्रभावित करती हैं। और विषय है, विषय मनोविज्ञान है। अभी मनोविज्ञान के विषय से ही संबंधित क्रमागत रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिकों में विषय को अध्ययन अध्यापन से जोड़ रहे हैं। तो सभी परीक्षा उपयोगी परिभाषाएं आप तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। और ये परिभाषाएं सीटेट, यूपीटेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा, रीट, एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी जो शिक्षक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं ये परीक्षा से संबंध रखती हैं। तो साथियों, आज हम मनोविज्ञान की परीक्षा उपयोगी परिभाषाओं पर विचार करते हैं। अगर एक परिभाषा इस तरीके से आ जाती है पेपर में कि मनोविज्ञान मस्तिष्क के अध्ययन का विज्ञान है, किसने कहा? 4 ऑप्शन होंगे। यही परीक्षा का पैटर्न होता है। इस परिभाषा को व्यक्त करने वाले इटली के पंपोलोजी थे। पंपोलोजी ने 17वीं सदी में जब मन के अध्ययन की प्रक्रिया चल रही थी तो मन के अध्ययन को मस्तिष्क के अध्ययन का विषय बताया और स्पष्ट किया कि मनोविज्ञान मस्तिष्क के अध्ययन का विषय है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप एक बार जरूर इसे अध्ययन करें। अगली जो परिभाषा है मैकडूगल के नाम से बता रहा हूं मैं आपको कि मैकडूगल की जो परिभाषा है परीक्षा उपयोगी हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा को प्रभावित करती हैं। मैकडूगल के बारे में आप जानते हैं, आगे पढ़ेंगे भी, अगला जो टॉपिक होगा, क्योंकि मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार की रीढ़ के रूप में व्यक्त किया और वो भिन्न भिन्न तरीके से हम पढ़ते हैं। तो इसलिए मैकडूगल भी परीक्षा उपयोगी पर्सनैलिटी है। तो इसकी परिभाषाओं पर भी ध्यान दें कि इसने मनोविज्ञान के क्रियाओं से संबंधित अपने क्या मत प्रकट किए। इन्होंने पहली परिभाषा कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है, स्पष्ट है। इन्होंने जब 1905 और 8 के दौरान एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक को आप जानते भी होंगे, नहीं तो मैं यहां नोट कर रहा हूं। उस पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी। आगे और भी जैसे जैसे चैप्टर होंगे, जिन जिन मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी, मैं आप तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास करूंगा। तो इन्होंने अपनी मनोविज्ञान के सामाजिक परिचय में इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है।
इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एक और परिभाषा दी इन्होंने कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इन परिभाषाओं को बार बार याद करने से हम तुलनात्मक अंतर भी कर लेते हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण आप जानते हैं, व्यवहार और आचरण अर्थात मनोदैहिक रूप से मानव जो क्रियाएं करता है वो उसके आचरण के रूप में जानी जाती हैं। वो उनका यथार्थ मीन्स रियल साइंस, जो वास्तविक विज्ञान है, उसके रूप में इसे स्पष्ट किया। एक और परिभाषा दी इन्होंने, मनोविज्ञान व्यवहार को नियंत्रित करने एवं समझने में सहायता करता है। मैकडूगल की ये भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान व्यवहार को नियंत्रित करने एवं समझने में सहायता करता है। मैकडूगल ने इस परिभाषा से ये स्पष्ट किया है कि वातावरण में जो मानव क्रियाएं करता है उन क्रियाओं को समझने में उचित अनुचित अथवा वांछनीय अवांछनीय क्रियाओं का अध्ययन करता है और अनुचित क्रियाओं को नियंत्रित करने में मनोविज्ञान सहायता देता है। तो इससे जैसे जैसे आगे क्रियाएं होंगी तो हम बताते जाएंगे। आप वाटसन के बारे में तो जानते ही हैं। इन्होंने व्यवहार की एक क्रियाओं पर मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विषय से जोड़ करके एक आंदोलन चलाया और उसको सर्वमान्य रूप से दुनिया में ये मान्यता भी मिली। तो सामान्यतः व्यवहार पर अध्ययन करने वाले बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, परंतु वाटसन को एक अग्रणी व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। तो वाटसन की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है मनोविज्ञान के अध्ययन से कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। साथियों, ये आपको पता है, पहले थोड़ा सूक्ष्म परिचय में भी बताया था कि व्यवहार ही इस वातावरण में किसी प्राणी का महत्वपूर्ण विषय है और इस पर भिन्न भिन्न तरीके से उसने अध्ययन भी किए, प्रयोग किए। आगे जैसे ही अगला जो टॉपिक होगा संप्रदायवाद में जो व्यवहारवाद है उसमें और इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो टॉपिक है वो है केवल परिभाषाओं से संबंधित। तो वाटसन की जो परिभाषा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। और भी इसने परिभाषा दी है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। उसको मैंने लिखा नहीं है। उस परिभाषा को वुडवर्थ और स्किनर ने समर्थन भी दिया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है वाटसन की। अगला जो व्यक्ति है वुडवर्थ, इसके बारे में आप जानते हैं। इसने एक सर्वमान्य परिभाषा दी थी, वो शब्दों में भी आपको याद है, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में भी देखने को मिली है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखी है, परंतु मैं शब्दों से उसे अभिव्यक्त कर रहा हूँ कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, तत्पश्चात चेतना का त्याग किया, अब मनोविज्ञान ने व्यवहार को अपना लिया है। तो वर्तमान अथवा आधुनिक समय में प्राणी के भिन्न भिन्न व्यवहारों का ही अध्ययन मनोविज्ञान का सर्व प्रमुख विषय माना गया है। लेकिन और भी वुडवर्थ की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे मनोविज्ञान वातावरण के संबंधों में मानव की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थात स्पष्ट है कि प्राणी वातावरण के संपर्क में आता है और वातावरणीय क्रिया का जो भिन्न भिन्न तरीके से जो अध्ययन है वही मनोविज्ञान है। और भी इसने एक परिभाषा दी, महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। जीवन की कोई भी अव्यक्त क्रिया सामूहिक रूप से व्यवहार कहलाती है।
ये भी गुणवर्त की महत्वपूर्ण परिभाषा है कि जीवन की अर्थात प्राणी की कोई भी जो अव्यक्तात्मक रूप से जो वो प्रकट कर रहा है व्यवहार के रूप में, चाहे वो अप्रकट अर्थात संज्ञानात्मक या मानसिक क्रिया हो या प्रकट शारीरिक क्रिया हो, उन समस्त क्रियाओं का जो सामूहिक रूप है व्यवहार का, उसे ही मनोविज्ञान के व्यवहार की संज्ञा दी गई है। अगली जो महत्वपूर्ण है जाना पहचाना है, इसके बारे में आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी के क्षेत्र में। स्किनर ने मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, परवर्ती व्यवहारवादी अर्थात उत्तरवर्ती व्यवहारवादी है। इसने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं, जैसे क्रिया प्रसूत, अधिगम सिद्धांत और भी शिक्षण की क्रिया में अवक्रमित अनुदेशन प्रणाली किस किस तरीके से आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे उन टॉपिकों में जिस जिस मनोविज्ञान की जो विचार प्रक्रिया होगी उसको आप तक पहुंचाएंगे, जो परीक्षा उपयोगी होगी। खासकर यहाँ ये परिभाषाएं जो परीक्षा उपयोगी हैं, स्किनर ने अपने व्यवहारवाद के अंतर्गत जो अधिगम सिद्धांत दिए, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, इसी को नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। आगे स्किनर के बारे में बहुत सी क्रियाएं होंगी, उनसे जुड़ेंगे। अब अगली जो परिभाषा है महत्वपूर्ण है, कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है, और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये परिभाषा ही पढ़ोगे, इम्पोर्टेंट है, भ्रमित भी रहते कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है या मानव व्यवहार का विज्ञान है, तो सीधा हमारा ध्यान कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाता है। तो ध्यान रखें, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, जो कॉल सनक ने परिभाषा दी थी। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये कॉल सनक ने परिभाषा दी थी। कई परीक्षाओं में आ भी चुकी है ये परिभाषा, इम्पोर्टेंट है। अगली जो परिभाषा है क्रो एंड क्रू, इम्पोर्टेंट है क्रो एंड क्रू, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में और अमूमन जितने भी अध्ययन अध्यापन के टॉपिक हैं, अधिकतर क्रो एंड क्रो के विचार हर क्षेत्र में मिलते हैं। तो यहाँ पर भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। कहीं ना कहीं परिभाषाओं को बार बार विषय से संबंधित टॉपिक बड़ा नहीं है, केवल और केवल मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं, मनोवैज्ञानिक परीक्षा उपयोगी परिभाषाएं। तो इन मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने दी, जो महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक परीक्षा को प्रभावित करते हैं उन लोगों को मैं यहाँ आपसे अवगत करा रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट है जेम्स ड्रेवर, इसने भी मनोविज्ञान के बारे में अपने विचार प्रकट किए। मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन करता है, इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव व पशु व्यवहार का अध्ययन करता है, अर्थात प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है, शुद्ध विज्ञान है। बोरिंग ने भी इसके साथ लैंगरफेल्ड, बेल्ड, कई साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, इंडिविजुअल भी आ जाता है बोरिंग के अनुसार, और भी जुड़े हैं जैसे लैंगर फेल्ड और बेल्ड, ये दो व्यक्ति और जुड़े हुए हैं, कभी कभी इन्हीं के बारे में आ जाता है। तो खासकर अधिकतर बोरिंग, लैंगरफेल्ड, बेल्ड ने जो मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, इंपॉर्टेंट है। अगली जो परिभाषा है एल एन मन के अनुसार,
मन ने मनोविज्ञान को बताया, मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। दो चार बेर अगर इन्हें हम पढ़ते हैं तो शब्दों के आधार से ही हम अगर कहीं आ भी जाती हैं तो इन्हें पहचान लेते हैं। लेकिन मैं इतना बता रहा हूं, ये सभी जो परिभाषाएं कहीं ना कहीं परीक्षा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, एक बार रिवीजन करना। यह भी महत्वपूर्ण है, वाल्टर बोअर्स पिल्सबरी, इसने एक पुस्तक की रचना की। मैकडूगल के बाद अगर किसी ने मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर कोई पुस्तक लिखी तो पिल्सबरी ने लिखी। एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से पुस्तक जानी जाती है और प्रश्नगत ये पुस्तक कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी। एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो ये स्पष्ट करती है पिल्सबरी के मतानुसार कि मनोविज्ञान संतोषजनक रूप से मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ये मैंने आपको मनोविज्ञान की परीक्षा उपयोगी जो परिभाषाएं आप तक पहुंचाई हैं भिन्न भिन्न स्रोतों से, संपूर्ण रूप से जहां तक मेरा अनुभव है इन लोगों की परिभाषाएं परीक्षा को प्रभावित करती हैं। आप एक बार इन परीक्षाओं को विषय से जोड़ते हुए, क्योंकि एक पढ़ने वाला जो परीक्षार्थी होता है वो टॉपिक के आधार पर परिभाषाओं का वर्गीकरण करता है, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि इस विषय को जो जिसे हम सिलेबस में सीडीपी के नाम से जानते हैं, तो सीडीपी का परोक्ष रूप से किस विषय से संबंध है, उस विषय के तथ्यों की क्या जानकारी है और उन तथ्यों की क्रमागत सार्थकता क्या है। तो आपको मैं सार्थकता से जोड़ रहा हूं, हर टॉपिक को क्रमागत रूप से, लेकिन आप धैर्य के साथ, रुचि के साथ, मोटिवेटिव होते हुए, विश्वास करते हुए आप इस अध्ययन अध्यापन से क्रमागत रूप से जुड़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एजुकेशन अथवा एजुकेशन साइकोलॉजी या सीडीपी से जुड़े हुए जो शिक्षक शिक्षा परिषद की जितनी भी परीक्षा हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट या रीट, एचटेट, पीजीटी, जो शिक्षक शिक्षा के विषय को भेदती हैं, उन विषयों को मैं आप तक क्रमागत रूप से ही पहुंचाता रहूंगा। कोई भी टॉपिक और उस टॉपिक के तथ्य विधिवत रूप से, जिससे कि क्रम भंग नहीं होगा, और उनकी जो जैसे ही मेरे टॉपिक आगे बढ़ेंगे तो उनसे एक प्रश्नमाला जो परीक्षा उपयोगी है अवगत भी कराऊंगा। तो आप इन परीक्षा उपयोगी मनोविज्ञान टॉपिक की परिभाषाओं पर एक बार जरूर ध्यान दें। आगे का जो टॉपिक होगा, अगली जो वीडियो होगी, उसी क्रमागत आधार पर सार्थकता से कि अगला टॉपिक कौन सा होगा, अगर इसके विकास की प्रक्रिया में आगे जोड़ा जाए तो अगला टॉपिक कौन सा होगा, क्रम भंग नहीं होगा, सारे टॉपिक क्रमागत रूप से चलेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें मैं कक्षा में भी कहता हूं कि जब हम घर बनाते हैं तो हमें केवल और केवल घर की वो दृश्य रूप दिखता है, जो हमें उसके खम्भे, उसकी अलमारी है, उसके गेट हैं, उसकी विंडो हैं, उसकी छत है, लेकिन हम बुनियाद को नहीं देख पाते। जबकि वास्तविकता ये है कि कोई भी घर बुनियाद पर ही टिका होता है। तो मैं आपको उस बुनियाद से जोड़ रहा हूं। दीर्घकालीन इस कंपटीशन के क्षेत्र में आप, ईश्वर की कृपा से मेरा विश्वास है, जो मेरे अनुभव हैं, कि आप डूबोगे नहीं। आप इन्हें अध्ययन से जोड़ें, क्रमागत रूप से जोड़ें, ज़्यादातर इसका अध्ययन अनवरत रूप से अभ्यास करें। आगे जैसे ही समय मिलेगा, जैसे ही आगे समय आएगा तो डिस्कस भी होंगे, ऑनलाइन भी व्यवस्था करेंगे, तो हम आमने सामने रूबरू होने की कोशिश करेंगे। वैसे तो यूट्यूब की जो प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है, वो एक शिक्षा के साधनों में निष्क्रिय प्रक्रियाओं से जुड़ती है। आगे ये भी पढ़ाएंगे, तो आप इस पर अध्ययन करें। नमस्कार।